हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसराज सर। हम पढ़ रहे थे कल्टीवेशन ऑफ व्हीट या गेहूं की खेती। गेहूं की खेती में हमने गेहूं का क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट, जलवायु, सॉयल, टाइम ऑफ सोविंग मेथड, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीड कंट्रोल आदि चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे गेहूं में प्लांट प्रोटेक्शन इन व्हीट या गेहूं में पादप संरक्षण के बारे में। गेहूं का हम पादप संरक्षण कैसे करते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, उनका हम उपचार या ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन इन व्हीट या गेहूं में पादप संरक्षण। अगला है प्लांट प्रोटेक्शन इन व्हीट। प्लांट प्रोटेक्शन इन व्हीट या गेहूं में पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसेक्ट कंट्रोल। क्या होगा पहला? इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल या हिंदी में कीट नियंत्रण कहते हैं। कीट नियंत्रण। ठीक, फर्स्ट है इंसेक्ट कंट्रोल या कीट नियंत्रण। गेहूं की क्रॉप में या गेहूं की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं और उनका हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इंसेक्ट कंट्रोल में फर्स्ट हमारा जो कीट लगता है या जो पहला इंसेक्ट लगता है वो कौन सा है? गेहूं में फर्स्ट इंसेक्ट जो लगता है और बहुत ज़्यादा लगता है वो है टर्माइट या हिंदी में दीमक कहते हैं। ठीक, फर्स्ट कीट कौन सा है? टर्माइट या दीमक। दीमक होता क्या है, फसल को ये नुकसान कैसे पहुंचाता है? तो आपने देखा होगा, आप जानते भी हैं कि जो दीमक या टर्माइट होता है ये जो होते हैं लाल रंग के बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो भूमि में नीचे सुरंग बनाकर कॉलोनी में रहते हैं और ये क्या करते हैं कि जो पौधे की जड़ होती है उनको काट करके नष्ट कर देते हैं, जिससे पौधा हमारा सूख करके नष्ट हो जाता है। ठीक, तो दीमक क्या करते हैं कि ये लाल रंग के बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो मृदा में या भूमि में नीचे सुरंग बनाकर और कॉलोनी में निवास करते हैं। ये क्या करते हैं कि पौधे की जड़ों को नीचे से काट देते हैं, जिससे पौधा हमारा सूख करके नष्ट हो जाता है। ठीक, तो दीमक क्या होते हैं? दीमक होते हैं ये हैं लाल रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं छोटे छोटे कीट होते हैं जो भूमि में नीचे सुरंग बनाकर रहते हैं। सुरंग बनाकर रहते हैं जो भूमि में नीचे सुरंग बनाकर रहते हैं और पौधे की जड़ों को काट देते हैं। पौधे की जड़ों को काट देते हैं, जिससे पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया टर्माइट। होता क्या है और कैसे ये लगता है फसल में, कंट्रोल कैसे करेंगे? तो टर्माइट के कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल या नियंत्रण। तो दीमक अगर हमारे खेत में या टर्माइट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? टर्माइट का नियंत्रण हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जब हमने क्रॉप की सोविंग नहीं की हुई है, सीड सोविंग नहीं की है, उससे पहले ही हम दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल में दीमक लगने ही ना पाए। अगर बाई चांस लग गया है तो उसके बाद भी हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? कंट्रोल में दवा है लिंडेन अथवा एल्ड्रिन 1.3% 25 से 30 किलोग्राम पाउडर। ठीक, क्या करेंगे? लिंडेन अथवा एल्ड्रिन 1.3% 25 से 30 किलोग्राम दवा को जुताई के समय ही हम खेत में मिला देंगे।
जिससे कि जब हम सीड की सोविंग करेंगे पौधा हमारा जर्मिनेट होगा, उसके बाद दीमक नहीं लगेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, लिंडेन अथवा एल्ड्रिन 1.3% 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई के समय खेत में मिला देते हैं। अगर बाय द वे मान लीजिए हमारे खेत में दीमक क्रॉप में लग चुका है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोरपाइरीफास, दवा का नाम है क्लोरपाइरीफास। ठीक, इंसेक्टिसाइड दवा है क्लोरपाइरीफास 20 EC, क्लोरपाइरीफास 20 EC 3 लीटर दवा को, 3 लीटर दवा प्रति 1000 लीटर पानी, कितने के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक, अगर बाय द वे हमारे खेत में टर्माइट लग गया है दीमक, तो क्या करेंगे, क्लोरपाइरीफास 20 EC दवा को, 20 EC 3 लीटर दवा को हम क्या करेंगे, सिंचाई के समय खेत में सिंचाई के जल के साथ प्रयोग कर देंगे, जिससे कि फिर टर्माइट क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, टर्माइट का नियंत्रण हो सकता है। ठीक, तो टर्माइट का कंट्रोल हम कैसे करेंगे, लिंडेन अथवा एल्ड्रिन 1.3% 25 से 30 किलोग्राम पाउडर को जुताई के समय ही हम खेत में मिला देंगे, जिससे कि दीमक हमारे खेत में लगने ही नहीं पाएगा। अदरवाइज मान लीजिए हमारी क्रॉप में दीमक लग चुका है, उसके लिए फिर क्या करेंगे, क्लोरपाइरीफास 20 EC 3 लीटर दवा को आप सिंचाई के जल के साथ प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई के पानी के साथ खेत में मिला देंगे, जिससे जैसे जैसे पानी नीचे सोखता जाएगा टर्माइट या दीमक कंट्रोल हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या डेड कर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया दीमक लगता कैसे है, इनको हम पहचानते कैसे हैं और इनका हम कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक, टर्माइट के बाद अगला इंसेक्ट हमारा कौन सा लगता है, तो अगला इंसेक्ट है सेकंड, टर्माइट के बाद अगला इंसेक्ट कौन सा है, अगला है स्टेम बोरर। अगला क्या है, स्टेम बोरर, या हिंदी में कहते हैं तना बेधक। ठीक, अगला इंसेक्ट कौन सा है, स्टेम बोरर या तना बेधक। टर्माइट के बाद जो दूसरा इंसेक्ट लगता है वो क्या लगता है, स्टेम बोरर या तना बेधक। ये क्या होते हैं कि जो स्टेम बोरर होते हैं, इनकी जो मादाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो गेहूं की पौधे की पत्तियों पर अंडे देती हैं। अंडियों से जो अंडे होते हैं उनसे फिर कैटरपिलर निकलते हैं और वो कैटरपिलर गेहूं के तने में छेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर के मुलायम वाले भाग को खा करके नष्ट कर देते हैं। ठीक, तो स्टेम बोरर क्या होते हैं, इनकी जो मादाएं होती हैं, स्टेम बोरर में आप लिखेंगे इनकी मादाएं, इनकी मादाएं पौधे की पत्तियों पर, पौधे की पत्तियों पर अंडे देती हैं, अंडे देती हैं, जिनसे निकलने वाले कैटरपिलर, निकलने वाले कैटरपिलर पौधे के तने में छेद करके, पौधे के तने में छेद कर प्रवेश कर जाते हैं, छेद कर प्रवेश कर जाते हैं और तने को काट देते हैं, और तने को काट देते हैं। ठीक, तो ये हो गए स्टेम बोरर या तनावेधक। क्या करते हैं कि इनकी जो मादाएं होती हैं वो पौधे की पत्तियों पर अंडे देती हैं, अंडे से जो कैटरपिलर निकलते हैं वो तने में या स्टेम में गेहूं के प्रवेश कर जाते हैं और क्या करते हैं कि अंदर से ही तने को काट देते हैं, जिससे पौधा हमारा सूख करके नष्ट हो जाता है। तो इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, इनके कंट्रोल के लिए स्टेम बोरर के लिए दवा है फॉलीडाल। कौन सी दवा है, फॉलीडाल। ठीक, फॉलीडाल 0.4% दवा का छिड़काव करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ठीक, स्टेम बोरर के कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे कि फॉलीडाल 0.4% दवा का छिड़काव कर देने से स्टेम बोरर का कंट्रोल हो जाता है या स्टेम बोरर का नियंत्रण हो जाता है। ठीक, तो ये दो प्रमुख कीट हो गए जो कि हमारी क्रॉप या व्हीट क्रॉप में प्रमुख रूप से
फील्ड में नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा भी गेहूं में कीट लगते हैं, लेकिन वो मोस्टली जो होते हैं वो भंडारी कीट होते हैं, जैसे कई सारे घुन होते हैं या खपरा बीटल होते हैं। वो जो क्या करते हैं कि वो भंडारी कीट होते हैं जो गेहूं के अनाज या दाने में लगते हैं। मुख्य रूप से ये जो होते हैं ये फसल पर लगने वाले कीट हैं जो आपके सामने हैं, टर्माइट और स्टेम बोरर। तो इंसेक्ट कंट्रोल के बाद अब हम बात करेंगे डिजीज कंट्रोल की या रोग नियंत्रण की। गेहूं की फसल में रोग कौन कौन से लगते हैं, ठीक। इंसेक्ट कंट्रोल के बाद अब हम बात करते हैं डिजीज कंट्रोल की, ठीक। इंसेक्ट कंट्रोल के बाद अगला है डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल या हिंदी में रोग नियंत्रण, ठीक। गेहूं की क्रॉप में या गेहूं में कौन कौन से डिजीज या कौन कौन से रोग लगते हैं, ठीक। तो डिजीज कंट्रोल में जो मेनली फर्स्ट डिजीज क्या है या जो प्रमुख रूप से रोग लगता है वो क्या है, फर्स्ट डिजीज क्या है हमारा, पहला है रस्ट। फर्स्ट क्या है, इंसेक्ट पहला डिजीज कौन सा है, रस्ट या हिंदी में इसको कहते हैं गेरुई, ठीक। गेहूं में मुख्य रूप से लगने वाला पहला डिजीज या पहला रोग कौन सा है, वो है डिजीज में फर्स्ट है रस्ट या गेरुई। गेरुई क्या होता है कि गेहूं में गेरुई जो होती है वो प्रायः 3 प्रकार की लगती है, ठीक। कितने प्रकार की, गेहूं में जो गेरुई लगती हैं वो कितने प्रकार की लगती हैं, गेहूं में प्रायः 3 प्रकार की गेरुई, गेहूं में प्रायः 3 प्रकार की गेरुई लगती है, ठीक। गेहूं में प्रायः कितने प्रकार की, 3 प्रकार की गेरुई लगती हैं। कौन कौन सी, तो फर्स्ट क्या है, पहली गेरुई है स्ट्रिप और येलो रस्ट, ठीक। पहली गेरुई का क्या नाम है, स्ट्रिप और येलो रस्ट, या इसको हिंदी में पीली गेरुई कहते हैं, ठीक। पीली गेरुई। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत ज़्यादा लगते हैं और ये जो क्वेश्चन इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन के लिए भी पूछे जाते हैं, तो दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला कौन सा है, पहला रस्ट क्या है, स्ट्रिप और येलो रस्ट, या इसको हिंदी में पीली गेरुई अथवा हरदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। पीली गेरुई या हरदा रोग के नाम से भी इसको हम जानते हैं, किसको, स्ट्रिप और येलो रस्ट को। सेकंड क्या है, सेकंड रस्ट क्या है, सेकंड है लीफ रस्ट और इसी को ब्राउन रस्ट भी कहते हैं। लीफ रस्ट और ब्राउन रस्ट। सेकंड क्या है, लीफ रस्ट अथवा ब्राउन रस्ट, इसको हिंदी में भूरी गेरुई, हिंदी में भूरी गेरुई ऑब्लिक रतुआ भी कहते हैं, ठीक। हिंदी में भूरी गेरुई या रतुआ रोग के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड हमारा रस्ट क्या है, तीसरा रस्ट क्या है, तीसरा है ब्लैक रस्ट और ब्लैक रस्ट अथवा इसको किलर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, किलर डिजीज, ठीक। ब्लैक रस्ट को हिंदी में काली गेरुई कहते हैं, ठीक। ब्लैक रस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, काली गेरुई कहते हैं, ठीक। तो ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार की रस्ट हमारी क्रॉप में लगती हैं। कौन कौन सी, स्ट्रिप और येलो रस्ट, जिसको हिंदी में पीली गेरुई अथवा हरदा रोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट, जिसको भूरी गेरुई अथवा रतुआ के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है ब्लैक रस्ट या किलर डिजीज, जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में काली गेरुई के नाम से भी जाना जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि स्ट्रिप और येलो रस्ट का दूसरा नाम क्या है, या स्ट्रिप रस्ट का दूसरा नाम येलो रस्ट है, या पीली गेरुई का दूसरा नाम हरदा रोग भी कहते हैं। ब्राउन रस्ट या भूरी गेरुई को रतुआ रोग के नाम से भी जाना जाता है और ब्लैक रस्ट को किलर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं कि ये जो रस्ट हमारी क्रॉप में लगते हैं किस प्रकार से लगते हैं, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इनके सिम्पटम्स क्या होते हैं और कैसे ये फसल पर काज करते हैं। तो ये जो रस्ट है
ये तीनों प्रकार के रस्ट, चाहे वो स्ट्रिप येलो रस्ट हो, ब्राउन रस्ट हो या ब्लैक रस्ट हो, ये तीनों जो रस्ट हैं ये पहला तो लगते किसकी वजह से हैं? फंगस की वजह से। ठीक, फंगस या कवक के द्वारा। ठीक, जो तीनों प्रकार की रस्ट हैं या गिरोई जो हैं ये फंगस के द्वारा या कवक के द्वारा लगने वाले रोग हैं। इनमें सिम्टम्स क्या बनते हैं तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करें कि जो गेहूं की फसल होती है तो गेहूं की फसल पर इनका प्रकोप जो होता है तो ये कैसे काज करते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सी रस्ट है। तो आइए जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए ये गेहूं की पत्ती है। ठीक, ये कोई गेहूं की एक लीफ है, गेहूं की पत्ती है। अगर हमारी इस पत्ती में स्ट्रिप या येलो रस्ट लगा है, ब्राउन रस्ट लगा है या ब्लैक रस्ट लगा है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो जो स्ट्रिप या येलो रस्ट लगता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्ट्रिप या येलो रस्ट में गेहूं की पत्ती की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे येलो रंग के या पीले रंग के छोटे छोटे स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक, ऐसे करके आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर आपको छोटे छोटे पीले रंग के, किस रंग के? येलो रंग के, येलो या पीले रंग के बहुत छोटे छोटे धब्बे आपको दिखाई देंगे पत्तियों की ऊपरी सतह पर। तो वो कौन सा रस्ट होगा? येलो रस्ट या पीली गिरोई जिसको कहते हैं, या इसी को हरदा रोग के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको हम पीली गिरोई या हरदा कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स बनते हैं वो पत्ती की ऊपरी सतह पर येलो या पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक, दूसरा लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट लगा है तो लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट में जो धब्बे होते हैं वो येलो ना बन करके थोड़ा लंबे लंबे और ब्राउन रंग के। ठीक, ये देखिए अगर लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट लगा है तो धब्बे आपके ऐसे बनेंगे इस प्रकार से, और ये जो इनका कलर होगा ये किस कलर के होंगे? ब्राउन अथवा ऑरेंज कलर के। ठीक, ब्राउन रंग में या ब्राउन रस्ट में जो धब्बे बनते हैं वो भूरे अथवा नारंगी रंग के धब्बे बनते हैं। और जो ब्लैक रस्ट लगता है, काली गिरोई लगता है, उसमें क्या होता है? इस ब्लैक रस्ट में जो धब्बे बनते हैं वो थोड़ा बड़े बनते हैं, चकत्ते नुमा धब्बे बनते हैं, और वो हमेशा जो बनते हैं वो कितने कितने बड़े बड़े धब्बे और एकदम ब्लैक कलर के धब्बे बनते हैं। ठीक, अगर ब्लैक रस्ट लगा, ये देखिए, तो ब्लैक रस्ट में जो धब्बे बनेंगे वो बहुत ही बड़े होंगे, चकत्ते नुमा होंगे और थोड़ा बड़े होंगे, और कितने किस कलर के होंगे? डार्क ब्लैक कलर के। ठीक, या काले रंग के धब्बे बनते हैं। ठीक, तो ये तीनों प्रकार के रस्ट आपके सामने हैं, इस प्रकार से इनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर येलो रस्ट है तो छोटे छोटे येलो रंग के या पीले रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे। ब्राउन रस्ट है तो भूरे या ऑरेंज कलर के धब्बे आपको पत्तियों की ऊपरी सतह पर दिखाई देंगे। और ब्लैक रस्ट लगा है तो काले काले रंग के धब्बे आपको पत्तियों की ऊपरी सतह पर जगह जगह पर आपको दिखाई देंगे। ठीक, इनका प्रकोप होने पर होता क्या है? अगर बाय द वे मान लीजिए येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट लगा हुआ है तो क्या होता है कि ये जो धब्बे होते हैं पत्तियों की ऊपरी सतह पर बनते हैं, धीरे धीरे इनके जो सिम्पटम्स होते हैं वो पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और मुरझा करके सूखने लगती हैं। इस रोग से ग्रसित जो पौधा होता है उसमें बालियों में दाना नहीं बनता है। ठीक, अगर येलो या स्ट्रिप रस्ट लगा हुआ है, पीली गिरोई लगा हुआ है, तो इससे जो प्रभावित पौधा होगा या जो भी ग्रसित पौधा होगा उसमें दाना नहीं बनता है बालियों में। ठीक, तो और जो सेकंड है लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट, भूरी गिरोई में क्या होता है? इसमें पत्तियों की ऊपरी सतह पर भूरे रंग के, नारंगी रंग के धब्बे बनते हैं, रोग का प्रकोप अधिक होता है, धब्बे पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं और पत्तियां जो होती हैं धीरे धीरे मुरझा करके सूखने लग जाती हैं और नीचे की तरफ लटक जाती हैं। ठीक, इसी प्रकार से ब्लैक रस्ट या किलर डिजीज होता है काली गिरोई में, बड़े बड़े गोल गोल धब्बे पत्ती की ऊपरी सतह पर बहुत बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं। और जब गेहूं में ब्लैक रस्ट का प्रकोप होता है तो गेहूं की फसल लगभग नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसीलिए इसको हम किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही नुकसानदेह रोग होता है या बहुत ही नुकसान पहुंचाता है ब्लैक रस्ट या काली गिरोई। ठीक, तो हम जान गए कि ये जो रस्ट होते हैं कैसे लगते हैं, नुकसान कैसे पहुंचाते हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हमारे खेत में रस्ट या गिरोई लगी हुई है तो उसको हम देखेंगे कि हमारे खेत में कौन सी गिरोई लगी है। अगर बाय द वे लगी हुई है गिरोई तो उनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक, क्योंकि तीनों प्रकार की जो गिरोई हैं वो लगती किसकी वजह से? फंगस की वजह से। सिम्टम्स दो तीनों में अलग अलग होते हैं, एक में ब्राउन रंग के धब्बे बनते हैं तो दूसरे में पीले रंग के और तीसरे में ब्लैक रंग के धब्बे बनते हैं। तीनों में पत्तियां की ऊपरी सतह पर धब्बे बनते हैं, पत्तियों पर फैल जाते हैं और फसल हमारी जो होती है पत्तियां धीरे धीरे सूख करके नष्ट हो जाती हैं। तो इनका हम, अगर रस्ट हमारे खेत में लगा हुआ है तो इनका हम कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं। ठीक,
आइए बात करते हैं, अगर रस्ट या गिरोई रोग लगा हुआ है तो इनका हम कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक, तो कंट्रोल में क्या करेंगे, कंट्रोल, ठीक, कंट्रोल या नियंत्रण कैसे करेंगे। स्ट्रिप रस्ट, लीफ रस्ट, ब्लैक रस्ट, चूंकि तीनों फंगस की वजह से लगते हैं तो इनका कंट्रोल भी हम सेम ही करते हैं। तीनों में एक ही तरह के कंट्रोल से तीनों का नियंत्रण हो जाता है। कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, नंबर एक तो फर्स्ट क्या करेंगे, नंबर एक बीज को, फर्स्ट क्या करेंगे, बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। पहला कंट्रोल, गेहूं के सीड को बोने से पहले या बीज की बुआई से पहले हम बीज को उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के लिए थायराम है, कैप्टान है, बीटावैक्स है, आदि दवाएं मैंने आपको बताई हुई सीड ट्रीटमेंट के लिए। तो हमेशा गेहूं के बीज की बुआई से पहले 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित कर लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, रोग रोधी किस्मों को होना चाहिए, रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए। ठीक, सेकंड क्या करेंगे, ऐसी डिजीज वैरायटीज की सोविंग करेंगे, हम ऐसी प्रजातियों की बुआई करेंगे जिसमें ये रोग लगता ही ना हो। जैसे राज 2967 है, PBW 343 है, कई सारी ऐसी वैरायटी हैं जिनमें कि ये रोग कुंदन है। अगर ऐसी वैरायटीज़ की सोविंग हम करेंगे तो उसमें ये रोग रस्ट का प्रकोप जो होता है वो नहीं होता है, और डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी होती हैं जिनमें कि इस रोग का प्रकोप नहीं होता। ठीक, तो अगर बाय द वे मान लीजिए, पहला क्या करेंगे, बीज को उपचारित करके बोएंगे, रोग रोधी किस्मों को बोएंगे। तीसरा क्या करेंगे, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। ठीक, इसका प्रयोग करना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। ठीक, अगला क्या करेंगे कि फसल चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारे खेत में ये रोग नहीं लगता है। अगर बाय द वे मान लीजिए डिजीज लग गया है तब क्या करेंगे, तो अगर हमारे खेत में रोग लग गया उसके बाद क्या करेंगे, अगला रोग लग जाने की कंडीशन में हम फिर क्या करते हैं कि जब हमारे खेत में रोग लग जाता है उसके बाद क्या करते हैं, फिर कार्बेंडाजिम दवा का नाम है, कार्बेंडाजिम। ठीक, कार्बेंडाजिम 0.2% घोल का, कार्बेंडाजिम 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। ठीक, रोग लग जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कार्बेंडाजिम 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। अथवा इसके अलावा भी अगली दवा है इंडोफिल M45। अगली कौन सी है, इंडोफिल M45 या M45 20 cc या 30 cc भी, 30 EC 1.5 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर, 1.5 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देते हैं। ठीक, अगर बाय द वे मान लीजिए कार्बेंडाजिम दवा नहीं मिलती है तो इसके अलावा फिर इंडोफिल M45 30 cc 1.5 लीटर दवा को हम 1000 लीटर पानी मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देते हैं। अगर इंडोफिल M45 भी नहीं हमको मिल पा रहा है तो हम क्या करेंगे, अगली दवा है सल्फर। ठीक, सल्फर 25 से 30 किलोग्राम पाउडर का बुड़काव कर देना चाहिए। ठीक, इन दवाओं में से किसी भी दवा का प्रयोग करके हम रस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं या रस्ट का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपने देखा कि रस्ट क्या होती हैं, किस प्रकार से गिरोई हमारे खेत में लगते हैं, उनका सिम्टम्स क्या होता है, उनका कंट्रोल हम कैसे करते हैं। तो रस्ट के कंट्रोल के लिए नंबर एक तो बीज को उपचारित करके बोना चाहिए, दूसरा रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए, तीसरा फसल चक्र को अपनाना चाहिए। रोग का प्रकोप अगर हो गया है उस केस में हम क्या करेंगे, फिर जो है कौन सी दवा है, कार्बेंडाजिम 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। अगर कार्बेंडाजिम उपलब्ध नहीं है तो इंडोफिल M45, सब फंजीसाइड दवाएं हैं। इंडोफिल M45 30 cc 1.5 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देते हैं। इसके अलावा अगर इंडोफिल M45 भी नहीं मिल रही है तो सल्फर 25 से 30 किलोग्राम पाउडर को भी आप प्रति हेक्टेयर की दर से बुड़काव कर देते हैं अगर, तो ये जो रस्ट होते हैं इनका कंट्रोल बहुत आसानी से हो जाता है, रस्ट का नियंत्रण हो जाता है। ठीक, तो ये जो रस्ट हैं मेनली 3 प्रकार की रस्ट लगती है और बहुत ही भयानक बीमारी गेहूं में अक्सर इस रोग का प्रकोप हो जाता है और इनका हम कंट्रोल भी कैसे करते हैं, उनका नियंत्रण भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो रस्ट के बाद अगला डिजीज कौन सा लगता है, तो रस्ट के बाद अगला कौन सा रोग लगता है ये जानते हैं। ठीक, रस्ट के बाद अगला डिजीज क्या है,
तो अगला डिजीज है हमारा सेकंड। फर्स्ट तो था रस्ट या गिरोई, सेकंड रोग कौन सा है? सेकंड है लूज स्मट ऑफ व्हीट। अगला क्या है? लूज स्मट ऑफ व्हीट, या हिंदी में इसको कंडुआ रोग भी कहते हैं, अनावृत कंडुआ भी कहते हैं। अगला कौन सा रोग है? स्मट ऑफ व्हीट या लूज स्मट ऑफ व्हीट, या गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग। ठीक, अगला डिजीज कौन सा है? कंडुआ रोग। तो कंडुआ रोग क्या होता है? इसका प्रकोप कैसे होता है? तो कंडुआ रोग जो होता है ये भी किसके द्वारा लगता है? फंगस के द्वारा लगने वाला रोग है। ठीक, ध्यान देंगे। जो लूज स्मट भी लगता है या कवक के द्वारा, ये भी रोग जो होता है वो कवक के द्वारा लगता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब लूज स्मट का प्रकोप होता है, एक तो ये क्या होता है कि सीड बॉर्न डिजीज है। किस प्रकार का रोग है? सीड बॉर्न। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, सीड बॉर्न डिजीज है। सीड बॉर्न डिजीज मतलब बीज जनित रोग है। रोग हमारे खेत में जब लगते हैं डिजीज, लगभग दो प्रकार से लगते हैं, एक तो सॉइल बॉर्न और दूसरा सीड बॉर्न। सॉइल बॉर्न रोग वैसे होते हैं जो मृदा से प्लांट्स पे अटैक करते हैं, और सीड बॉर्न जो कि बीज के द्वारा ही क्रॉप पर उनका असर होता है। तो ये किस प्रकार का रोग है? सीड बॉर्न डिजीज है या बीज जनित रोग है। इस रोग का प्रकोप जब पौधे पर बालियां आती हैं उस समय होता है। इसमें होता क्या कि जब पौधे पर बालियां आती हैं उस समय क्या होता है कि बालियों में दाने ना बन करके उनके स्थान पर काला चूर्ण सा बन जाता है। ठीक, और उसमें पाउडर सा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है जो हवा के द्वारा दूसरी बालियों पर भी फैलता रहता है। धीरे धीरे पूरी क्रॉप पर लूज स्मट या बालियों की जगह पर, दानों की जगह पर पाउडर बनना शुरू हो जाता है। ठीक, तो लूज स्मट में क्या होता है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या होता है? यह बीज जनित रोग है। बीज जनित रोग है, यह बीज जनित रोग है। आगे, इसका प्रकोप या इसके प्रकोप से पौधों में, इसके प्रकोप से पौधों में बालियों या पौधों की बालियों में दानों के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है। दानों के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है। ठीक, दानों के स्थान पर क्या होता है? काला चूर्ण बन जाता है, जो हवा के द्वारा पूरी फसल पर फैल जाता है। ठीक, स्मट ऑफ व्हीट में क्या होता है? एक तो सीड बॉर्न या बीज के द्वारा लगने वाला रोग है। इसमें क्या होता है कि जब पौधे पर बालियां आती हैं उसमें दाना बनना शुरू होता है, फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। उसमें फिर जब दाना बनना शुरू होता है तो दाने में, बालियों में दाना ना बन करके उनमें काला काला चूर्ण बन जाता है। पौधे की जो बालियां होती है ऊपर से आपको स्वस्थ दिखाई देंगी, अंदर उसमें काला चूर्ण बन जाएगा, और ये चूर्ण जो होता है हवा के द्वारा भी दूसरे पौधों पर भी पहुंच जाता है। और पूरी लगभग धीरे धीरे अगर हमने कंट्रोल नहीं किया हुआ है तो क्या होगा कि धीरे धीरे पूरी फसल पर भी यह रोग फैल जाता है। ठीक, तो स्मट ऑफ व्हीट का हम कंट्रोल कैसे करेंगे? इसके कंट्रोल के हम क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कंट्रोल में? फर्स्ट, अगर स्मट ऑफ व्हीट लगा हुआ है, गेहूं में कंडुआ रोग लगा हुआ है, तो अगर मान लीजिए रोग लगने की शुरुआती अवस्था है, कहीं एक दो पौधों पर या एक दो बालियों में लगा हुआ है, तो जिस पौधे में यह रोग लगा हुआ है हमेशा उस रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर हम नष्ट कर देंगे। उसको हम हमेशा उखाड़कर कहीं गड्ढे में दबा दें, उसको जला करके नष्ट कर दें। तो पहला क्या करेंगे कि रोग ग्रसित पौधे को, फर्स्ट है रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा क्या करेंगे? रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए,
रोगरोधी किस्मों को बोना चाहिए। ठीक, अगला तीसरा क्या करेंगे, बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। ये प्रिकॉशंस अपना करके, ये सावधानियां अपना करके हम रोग को कंट्रोल कर सकते हैं या रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, पहला क्या करेंगे कि रोग ग्रसित पौधे हैं जो अगर शुरुआती अवस्था है तो उन पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देंगे। दूसरा, रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए। तीसरा, अगर क्या करें कि बीज की बुआई से पहले हम बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के लिए हम बीज को दो तरह से कर सकते हैं, एक तो उपचारित करने वाली फंजीसाइड दवाओं के द्वारा, दूसरा गर्म जल के द्वारा या वाटर हार्ट ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो बीज के उपचारित करने के लिए दवाओं का हम प्रयोग क्या करते हैं, जैसे हम बीज की बुआई कर रहे हैं तो बुआई से पहले बीज को क्या करेंगे, थायराम, कैप्टान, बीटा वैक्स, प्लांट वैक्स, किसी भी एक दवा की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बुआई से पहले ही सीड को उपचारित कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम बुआई करते हैं तो रोग लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक, अगला, अगर हम गर्म जल के द्वारा भी बीज को उपचारित कर सकते हैं। उसके लिए एक निश्चित तापक्रम पर हम जल को गर्म करेंगे, उसमें आधे घंटे या 40 मिनट तक सीड को डुबो देंगे, जिससे वाटर हीट ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और उस प्रकार से भी हम बीज को उपचारित कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए गेहूं को, या स्मट अगर लगा हुआ हमारे खेत में तो स्मट का हम कंट्रोल कैसे करते हैं, स्मट होता क्या है, लगता कैसे है, अगर लगा हुआ है तो उसका नियंत्रण हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक, स्मट के बाद अगला रोग कौन सा लगता है, स्मट के बाद अगला डिजीज कौन सा है, गेहूं में जो तीसरा रोग लगता है प्रमुख रूप से वो क्या है, थर्ड, बंट डिजीज। ठीक, बंट डिजीज, हिंदी में इसको बंट रोग भी कहते हैं। ठीक, बंट रोग क्या होता है, अगला है बंट डिजीज या बंट रोग। गेहूं में प्रायः 2 प्रकार के बंट लगते हैं। ठीक, गेहूं में प्रायः 2 प्रकार के, गेहूं में प्रायः 2 प्रकार के रोग लगते हैं। जो बंट रोग होते हैं वो 2 प्रकार के लगते हैं। ठीक, कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो लगता है, फर्स्ट लगता है करनाल बंट, फर्स्ट है करनाल बंट, और दूसरा है सेकंड माउंटेनियस बंट, माउंटेनियस बंट। ठीक, फर्स्ट है हिंदी में करनाल बंट, और दूसरा माउंटेनियस बंट, या इसको हिंदी में कहते हैं पहाड़ी बंट। ठीक, सेकंड है माउंटेनियस बंट या पहाड़ी बंट। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट डिजीज है, अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो जो बंट है गेहूं में 2 प्रकार के लगते हैं, एक तो करनाल बंट और दूसरा माउंटेनियस बंट। होते क्या हैं, सिम्पटम्स कैसे बनते हैं, ये जो बंट होते हैं ये भी किसके द्वारा लगते हैं, ये दोनों प्रकार के जो बंट होते हैं, ये दोनों प्रकार के बंट जो होते हैं ये दोनों फंगस के द्वारा लगने वाले रोग हैं। ठीक, किसके द्वारा, फंगस या कवक के द्वारा लगने वाले रोग हैं। ठीक, जो बंट लगते हैं किसके द्वारा लगते हैं, कवक के द्वारा रोग लगते हैं। होता क्या है कि जो करनाल बंट है, इसको हम करनाल बंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रोग सबसे पहले 1930 में, ठीक ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा भी जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन, 1930 में सर्वप्रथम करनाल हरियाणा में देखा गया। करनाल हरियाणा, ठीक, यह रोग सबसे पहले 1930 में सर्वप्रथम यह रोग कहाँ देखा गया, करनाल हरियाणा में। इसीलिए इसको हम करनाल बंट के नाम से भी जानते हैं। यह रोग क्या है, भारत में यह रोग सबसे पहले 1930 में करनाल हरियाणा में देखा गया, इसलिए हम इसे करनाल बंट भी कहते हैं। सिम्पटम्स क्या होते हैं, इस रोग से प्रभावित जो पौधे होते हैं, तो इस रोग से प्रभावित पौधे की कुछ ही पौधे की बालियों में दानों के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है। ठीक, जो स्मट था उसमें लगभग सभी बालियों में बन जाता है, इसमें कुछ पर्टिकुलर बालियों में दाना ना बन करके उनके स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है, और उस बाली से सड़ी मछली की गंध आती है। ठीक, अगर बंट लगा हुआ है जहाँ पर काला चूर्ण बनेगा वहाँ से सड़ी मछली की स्मेल आएगी, सड़ी मछली की गंध आती है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो कौन सा रोग होगा, करनाल बंट होगा। ठीक, और माउंटेनियस बंट या पहाड़ी बंट क्या होता है, माउंटेनियस बंट में पौधे में
बालियों में जो दाने बनते हैं वो बदरंगे रंग के दाने बनते हैं और उन दानों में चिपचिपा गाढ़ा सा पाउडर भरा हुआ होता है। ठीक, पहाड़ी बंट में दानों में दाने सुडौल आकार के सही आकार के नहीं बनते, उसमें बदरंगे रंग के दाने बनते हैं और उन दानों में चिपचिपा सा द्रव भरा होता है, उसको हम पहाड़ी बंट कहते हैं। ठीक, तो दोनों के लिए ये जो करनाल बंट है ये क्या होता है, इसमें कुछ विशेष बालियों में दानों के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है, जिससे क्या होता है कि सड़ी मछली की गंध आती है, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो कौन सा होगा, करनाल बंट। ठीक, पहाड़ी बंट में क्या होता है कि इसमें बालियों में बदरंगे दाने बनते हैं, जिनमें चिपचिपा चूर्ण भरा रहता है, ठीक, माउंटेनियस बंट या पहाड़ी बंट में क्या होता है कि इसमें पौधे की बालियों में जो दाने बनते हैं वो बदरंगे रंग के दाने बनते हैं और उन दानों में चिपचिपा सा पाउडर या चूर्ण भरा होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो वो माउंटेनियस बंट या पहाड़ी बंट होगा। और अगर दाने में कुछ विशेष बालियों में या कुछ पर्टिकुलर दानों में या पौधे में बालियों में दाने ना बन करके अगर उसमें काला चूर्ण भरा है और उनसे सड़ी मछली की गंध आ रही है तो वो कौन सा होगा, करनाल बंट। ठीक, और यह रोग सबसे पहले 1930 में सर्वप्रथम कहाँ, करनाल हरियाणा में देखा गया, इसीलिए इसे हम करनाल बंट भी कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, तो इन दोनों प्रकार के रोग के नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, तो इनका कंट्रोल हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे कंट्रोल के लिए। ठीक, इनका कंट्रोल कैसे करेंगे, इनके कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहला बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। पहला क्या करेंगे, नंबर 1 तो फर्स्ट है। ठीक, कंट्रोल में क्या करेंगे, बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। ठीक, पहला कंट्रोल बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। दूसरा, जब गेहूं के पौधे में फूल आ रहे हो, ठीक, गेहूं के पौधे में जब फूल आ रहे हो उस समय हम इंडोफिल M45 0.2% दवा का अगर छिड़काव कर देते हैं तो ये जो दोनों प्रकार के बंट होते हैं वो हमारे खेत में नहीं लगते हैं। ठीक, तो दूसरा कंट्रोल क्या करेंगे कि फूल आने के समय इंडोफिल M45 0.2%। ठीक, फूल आने के समय इंडोफिल M45 0.2% दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक, इसके अलावा रोगरोधी किस्मों को होना चाहिए। इस प्रकार से हम बंट डिजीज का कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो बंट रोग 2 प्रकार के लगते हैं, एक तो कौन सा, करनाल बंट, और दूसरा माउंटेनियस बंट। करनाल बंट क्या होता है, चूंकि दोनों प्रकार के जो डिजीज होते हैं वो फंगस या कवक के द्वारा लगते हैं और किस प्रकार से इनके सिम्टम्स बनते हैं उनका कंट्रोल भी हम कैसे करते हैं कि पहले तो बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। दूसरा, जब अगर खेत में रोग फूल आने की अवस्था शुरू हो, फूल आने लगे, उस समय हम लगभग क्या करेंगे, इंडोफिल M45 0.2% दवा का अगर छिड़काव कर दे रहे हैं तो हमारे खेत में यह रोग नहीं लगने पाएगा। इसके अलावा रोगरोधी की किस्मों को भी हम बोने से इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रमुख रोग हो गए जो हमारे खेत में गेहूं की क्रॉप में लगते हैं। इसके अलावा भी कई सारे रोग लगते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है या और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि गेहूं की फसल में लगते हैं। जो प्रमुख डिजीज़ हैं वो मैंने आपको बताया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और आपके कंपटीशन में भी। इसके अलावा जो डिजीज़ हैं वो ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक, तो ये 3 प्रमुख रोग हैं। कौन कौन से, पहला तो रस्ट, दूसरा स्मट और तीसरा है कौन सा, तीसरा है बंट डिजीज। ठीक, तो ये प्रमुख रोग हैं जो आपके खेत में प्रमुख रूप से लगते हैं और इनका सिम्टम्स क्या होता है, ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं और इनका हम कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक,
ये हो गए हमारे डिजीज। अब डिजीज कंट्रोल के बाद हम बात करते हैं यील्ड या उपज की। गेहूं की हमें उपज कितनी प्राप्त होती है, ठीक। अगला है डिजीज कंट्रोल के बाद अगला क्या है, यील्ड, ठीक। अगला है यील्ड या उपज, ठीक। अगर हमने व्हीट क्रॉप में या गेहूं की फसल में सारी क्रियाएं सुचारू रूप से की हैं, समय से उसकी बुआई की है, समय से उसको हमने समय से बुआई करने के बाद हमने सही से पानी दिया है, अच्छे तरह से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया है, समय पर निराई गुड़ाई की हुई है, उनमें प्लांट प्रोटेक्शन भी हमने ठीक तरह से किया हुआ है, एटलीस्ट फिर हमको गेहूं की उपज कितनी प्राप्त होगी या यील्ड कितनी प्राप्त होती है। तो गेहूं की जो यील्ड होती है वो ड्वार्फ वैरायटीज या हिंदी में बौनी जातियां, ठीक। अगर हमने बौनी जातियों के गेहूं की सोइंग की हुई है तो उपज हमको कितनी मिलती है, 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, किसकी, ग्रेन या दाने की, ठीक। अगर हमने ड्वार्फ वैरायटीज़ की सोइंग की हुई है, बौनी जातियों की बुआई की हुई है, तो हमको उपज कितनी प्राप्त होगी, 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं या दाने की उपज प्राप्त होती है। क्योंकि गेहूं की फसल से हमको गेहूं भी मिलता है, साथ साथ भूसा भी मिलता है। तो भूसा कितना पैदा होगा या भूसे की पैदावार क्या होगी, तो जो व्हीट एक्स्ट्रा होगा वो भी कितना होगा, 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, क्या, व्हीट एक्स्ट्रा, ठीक। जितना गेहूं पैदा होता है, जितना दाने की पैदावार होती है, लगभग उतना ही भूसे की भी पैदावार गेहूं की फसल से होती है, ठीक। तो ये तो हो गया बौनी जातियों की अगर हमने सोइंग की हुई है तो प्रोडक्शन कितना होगा, 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना और 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर भूसा। अगर देसी वैरायटीज की सोइंग की हुई है, अगला देसी वैरायटीज, ठीक, देसी किस्मों की बुआई की हुई है, देसी जातियां, तो देसी जातियों की उपज कितनी होती है, देसी जातियों की जो उपज होती है वो 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर, किसकी, ग्रेन की, ठीक। देसी जातियों से 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाने की प्राप्त होती है। भूसे की प्राप्त कितनी होती है, 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर व्हीट एक्स्ट्रा, ठीक। देसी जातियों से दाने की कम प्राप्त होती है और भूसे की उपज ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये हो गई हमारी यील्ड या उपज। बौनी जातियों की 40 से 50 कुंटल दाना प्रति हेक्टेयर और 40 से 50 कुंटल भूसा प्रति हेक्टेयर। देसी जातियों में 20 से 30 कुंटल दाना प्रति हेक्टेयर और भूसा 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये हमारी व्हीट क्रॉप्स यहीं से समाप्त होती हैं। व्हीट क्रॉप्स में आपने प्लांट प्रोटेक्शन, आज के वीडियो में आपने पढ़ा प्लांट प्रोटेक्शन, इंसेक्ट कंट्रोल, कौन कौन से कीट लगते हैं, टर्माइट हो गया, स्टेम बोरर हो गया, डिजीज कंट्रोल में रस्ट है, उसके अलावा स्मट है और बंट है, किस प्रकार से रोग लगते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, किसके द्वारा लगते हैं और उनका हम कंट्रोल कैसे करते हैं। उसके बाद गेहूं की उपज कितनी प्राप्त होती है, आदि चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में आपने पढ़ा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।